गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4C स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा सिर्फ दो ही टॉपिक हैं, एक तो एसी जनरेटर और एक ट्रांसफार्मर। तो भाई एसी जनरेटर से स्टार्ट करते हैं। एसी जनरेटर से, एसी जनरेटर क्या करता है भाई, आपकी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी को किस फॉर्म में भाई, अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में हमारा कन्वर्ट कर देता है जनरेटर। प्रिंसिपल क्या है भाई इसका प्रिंसिपल है बेटा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगती है तो कैसे लगती है भाई वो, कि जब कभी भी किसी कॉइल के साथ आपका फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, तो उस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, करंट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है भाई हमारा कंस्ट्रक्शन का। तो भाई कंस्ट्रक्शन को साथ के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं, ड्रा भी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए भी एक तो हमारे पास आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होती है, कोयल होती है, या हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कोयल है हमारे पास। कॉपर की बनी हो सकती है, या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हो सकती है भाई। इस आर्मेचर का हम नाम दे लेते हैं ABCD। तो फर्स्ट पॉइंट तो आएगा हमारा किसका, आर्मेचर का भाई, आर्मेचर से रिलेटेड डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भाई परमानेंट मैग्नेट्स। यहाँ पे हमने क्या कर दिए हैं, दो परमानेंट मैग्नेट्स रख दिए हैं, एक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा आपका और एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भाई मैग्नेट्स। आप परमानेंट मैग्नेट्स भी लिख सकते हो, फिक्स्ड मैग्नेट भी लिख सकते हो। अब भाई मैग्नेट्स हो चुके हैं हमारे पास, आर्मेचर हो गया। अब इस आर्मेचर को अगर हम रोटेट कराएं तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। अब भाई हमें करंट को बाहर भी तो निकालना होगा, तो बाहर निकालने के लिए भाई हम दो रिंग अटैच कर देते हैं, एक तो इस वाली वायर से इस एंड से और एक इस एंड से भाई। ये दो हैं आपकी रिंग्स। क्या है भाई, रिंग्स का क्या काम है भाई, आपका आर्मेचर रोटेट होता रहता है और ये जो रिंग्स हैं ये परमानेंट कॉन्टैक्ट बनाए रखती हैं बाहर की साइड, बाहर वाले अपने एक्सटर्नल सर्किट के साथ। अब एक्सटर्नल सर्किट के साथ कैसे कॉन्टैक्ट बनाती हैं भाई, एक्सटर्नल सर्किट के लिए यहाँ पे बुर्सेज होती है दो। ये जो अभी ड्रा की मैंने, ये क्या है बेटा, बुर्सेज। और इन बुर्सेज का काम क्या है भाई, रिंग के साथ परमानेंट कॉन्टैक्ट बनाए रखना। अगर आप डायरेक्ट इन रिंग से कॉपर वायर अटैच करोगे तो क्या होगा भाई, मेल्ट हो जाएंगे वो, हीट होके। लेकिन भाई आपकी जो बुर्सेज है वो हीटअप नहीं होती इतनी जल्दी। अब भाई इसको आप किसी गैल्वोमीटर के साथ क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। और गैल्वोमीटर आपको किसकी डायरेक्शन शो कर देगा भाई, करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें बता देगा। तो भाई ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन। अब बेटा कंस्ट्रक्शन के बाद बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग। तो वर्किंग में बेटा आप लोगों को अच्छे से पता है इस कॉइल के साथ क्या लिंक है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स। जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या होगा, चेंज होगा। और चेंज होने की वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा भाई, करंट प्रोड्यूस होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है भाई, जब आप फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल करते हो, ये किसकी डायरेक्शन होती है, मोशन की। ये किसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। और ये किसकी डायरेक्शन होती है, आपकी करंट की। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या है भाई, नॉर्थ टू साउथ है। और एक चीज़ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपकी जो कोयल है और आपके जो मैग्नेट हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कोयल के बीच में एंगल से मतलब है बेटा इसके नॉर्मल के, यानी अगर अभी मैं बात करूँ तो अभी कितना का एंगल है भाई, 90 डिग्री का एंगल है। यानी इस केस में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। जब ये ऐसे हो जाएगी या फिर आपकी कोयल कुछ इस तरीके से हो जाएगी तब आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे भाई मैथमेटिकली भी कि ऐसा क्यों होता है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं, जो आपकी AB कोयल थी वो ऐसे अप साइड थी भाई। यहाँ पे जो है ये वाली आर्म क्या आपकी AB है। तो देखो करंट की डायरेक्शन तो क्या है, नॉर्थ टू साउथ। मोशन अगर हम एज्यूम करें कि भाई ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी हमारी कोयल, तो देखो बेटा थंब मैंने डाउन साइड कर दिया, तो आपकी करंट की डायरेक्शन क्या आई है भाई, अपवर्ड साइड। जो मेरी ये मिडिल फिंगर है अप साइड आई है। तो इस केस में अगर आपकी AB जो आपकी कोयल है वो आपके प्लेन, जो ये प्लेन है इसके क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से। और AB टूवर्ड अस है और आपकी जो CD है अवे फ्रॉम अस है भाई, ठीक है। हमसे जो AB है हमारी तरफ है। अब यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाया हमने। कैसे, पहले मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज करो, उसके बाद मोशन को अरेंज करो, आपके पास किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। अब इस डायरेक्शन में इस साइड है तो बेटा आपको CD पे लगा के देखने की जरूरत नहीं है। CD पे किस डायरेक्शन में मिलेगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि
कंप्लीटली क्लोज पाथ बनाता है करंट हमेशा। अब मैथमेटिकली और देख लो भाई इसी चीज़ को। तो पहली बात तो भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स क्या होता है, बी ए कोस थीटा। तो यहाँ पे एन टर्न है तो एन बी ए कोस ऑफ थीटा। भाई थीटा एंगल से हम इसको लगा रहे हैं कि रोटेट हो रहा है। अब भाई थीटा की जगह हम लिख देते हैं एन बी ए कोस ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिससे एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो आप, जिससे ये क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है कोयल हमारी। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम की अलग अलग वैल्यू रखो, आपके पास कोस की क्या आती जाएगी, अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी। कहने का पर्पज हमारी जो कोयल है वो कंटिन्यूस क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद टाइम, कोस ओमेगा टी। अब बेटा बात कर लेते हैं हम ईएमएफ की। तो ईएमएफ कैसे निकालोगे भाई, ईएमएफ हमें पता है, ईएमएफ क्या होती है, डी फाई बाई डी टी, और वो भी नेगेटिव क्योंकि अपोजिंग आती है। तो इसी को आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। तो एन बी ए कोस ओमेगा टी का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव साइन तो पहले ही था, एज इट इज लगा लिया। एन बी ए ये भी आपका क्या है भाई, कांस्टेंट है। कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव कर रहे हैं भाई, सीधा ध्यान रखना। तो कोस का क्या हो जाता है, माइनस साइन, कोस का क्या हो जाता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी। ओमेगा टी का क्या हो जाएगा भाई, खाली ओमेगा। तो हमारे पास जो ईएमएफ निकल के आई है वो क्या आई है भाई, वो आई है एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आप देख सकते हो अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 90 हो जाए, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए 90, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो। अगर ओमेगा टी की वैल्यू क्या है भाई 90 है, आप बोल सकते हैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज आवर ई इज मैक्सिमम। अगर बेटा आपका साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में आपकी ईएमएफ भी क्या आएगी, 0 आएगी। नेक्स्ट केस देख लेते हैं भाई, साइन की वैल्यू ना, साइन कहाँ से काम वेरी होता है, -1 से 1, तो आपकी ईएमएफ भी कैसे आएगी, नेगेटिव मैक्सिमम आएगी भाई। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँगा तो कैसे आएगा भाई ग्राफ देखो। इनिशियल हमने कहाँ से स्टार्ट किया था भाई, इनिशियल स्टार्ट किया था जब ये परपेंडिकुलर थी, यानी दोनों के बीच में एंगल क्या था, 0 था। ध्यान से देखना भाई, मैंने बोला है परपेंडिकुलर है एंगल 0। एंगल 0 कैसे भाई, इस कोयल का, ये जो मेरी कोयल है ये वाली, इसका नॉर्मल ये है, इसके बीच में, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 है। यानी जब आपकी कोयल इस प्लेन की क्या होती है, नॉर्मल होती है, उस केस में इस कोयल का नॉर्मल और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बीच में एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो भाई इनिशियल पे हमारी ईएमएफ थी 0। ठीक है, उसके बाद भी नेक्स्ट केस, कोयल हमारी रोटेट की हो रही है, इसके साथ क्या हो गया, हॉरिजेंटल होने के बाद आपको मैक्सिमम मिलेगा। फिर उसके बाद मिनिमम दोबारा से 0 आएगा, और फिर उसके बाद आपकी कोयल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ये जो डायरेक्शन आ रही है कब आ रही है, जब आपका सी डी फ्रंट में, सॉरी सी डी इस साइड आ जाएगा, सी डी कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो भाई ये आपके ऐसे इस टाइप से क्या मिल जाती है बेटा, आपको सेंसिटिव फॉर्म मिल जाती है करंट की। एक बार मैक्सिमम मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर माइनस मैक्सिमम मिलेगा। तो ये तो था बेटा आपका एसी जनरेटर का टॉपिक। अगर आप करंट भी निकाल के दिखाना चाहो तो करंट भी निकाल सकते हो। हमें पता है भाई करंट क्या होता है, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस या वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ क्या है, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब भाई अगर आप ई नोट बाई आई नोट अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू करो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। तो इसकी जगह अगर आप 1 करते हो, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगर ये 1 है तो इस केस में आपके पास सिर्फ क्या बचा, आई इक्वल टू नोट बाई आर, और ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा ये कभी हो ही नहीं सकती। साइन ओमेगा टी, ये जो क्वांटिटी, इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ ये हो सकती है। इस पे जो हमें करंट मिला उसको हमने किससे लिख दिया है, आई नोट से, यानी वो क्या है मैक्सिमम करंट। तो ई नोट बाई आर की जगह हमने क्या लिख दिया है, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये तो भाई आगे करंट की इक्वेशन, ये रही आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन। इसके अलावा भाई अलग अलग जनरेटर्स होते हैं अलग अलग टाइप के। किसी में भाई 2 आर्मेचर्स का यूज़ कर लेते हैं, 3 आर्मेचर्स का यूज़ कर लेते हैं। जिसमें बेटा 2 आर्मेचर हो उसको 2 फेस जनरेटर बोल देते हैं, उसमें एक कर्व और आ जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके के एक कर्व और लगा लो भाई। ठीक है, ऐसे ही भाई 3 फेस भी हो सकते हैं जिसमें बेटा 3 आर्मेचर हो। अगर 3 आर्मेचर है तो तीनों भाई कितने एंगल पे इंक्लाइन मिलेंगे आपको, 60 के एंगल पे क्या मिलेंगे भाई, इंक्लाइन मिलेंगे वो कोयल्स। तो ये तो था बेटा आपका एसी जनरेटर का टॉपिक। नेक्स्ट है भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्या है भाई, ट्रांसफॉर्मर।
ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई, एसी वोल्टेज को चेंज करता है बेटा, एसी वोल्टेज को क्या करता है, चेंज करता है। कैसे चेंज करता है भाई, ये इसका प्रिंसिपल क्या है। अगर भाई मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूँ तो म्यूचुअल इंडक्शन है इसका प्रिंसिपल। क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की प्रिंसिपल होगी इसका। कैसे है वो देखो, क्या कर लेते हैं भाई, हम सॉफ्ट आयरन ले लेते हैं, सॉफ्ट आयरन की लेमिनेटेड सीट ले लेते हैं बहुत सारी। ये सॉफ्ट आयरन की भाई बहुत सारी सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 ही ड्रा किए हैं, लेकिन बेटा रियल ट्रांसफार्मर के अंदर तो ये बहुत सारी होती हैं। अब इस पे कॉपर वायर्स की टर्न है दोनों साइड, एक तो इस साइड है भाई और एक इस साइड है। जो इस साइड वाली जो एक कोयल है आपकी, या नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इनको हम डिनोट कर देते हैं NP से, यानी नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, और इसको NS से, यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। भाई अब EMF भी इनकी ये EP होगी और ये ES होगी। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी वर्किंग की या इसकी थ्योरी की। तो वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, म्यूचुअल इंडक्शन का केस है, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है भाई कि EMF जो प्रोड्यूस होती है पर टर्न में, वो दोनों कॉइल्स में क्या होती है भाई, इक्वल होती है, क्योंकि जितना एक के अंदर प्रोड्यूस होगा उतना ही दूसरी क्या करती है, उसका अपोज करती है। तो भाई पर टर्न जो आप EMF होती है वो क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न तो NP है और EMF हम लेते हैं EP, और इस साइड ES, इस साइड है करंट IP और इस साइड है करंट IS। तो भाई जो प्राइमरी होती है वहाँ से हम इनपुट देते हैं बेटा, और जो सेकेंडरी होती है वहाँ से क्या ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। अब भाई ये लेमिनेटिंग सीट होती है, लेमिनेटिंग क्यों होती है बेटा, 2 रीजन्स होते हैं भाई। एक तो साउंड के फॉर्म में आपकी ये हमिंग साउंड प्रोड्यूस ना करे और एनर्जी वेस्ट ना हो। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इनके अंदर एडी करंट सेटअप ना हो। क्यों, क्योंकि भाई ये बल्क पीसीज हो गए मेटल के, और जब इनके साथ आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, एडी करंट। तो हम नहीं चाहते कि भाई इस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई करंट क्या हो आपका वेस्ट हो, या आपकी एनर्जी क्या हो, लॉस हो। तो इस वजह से एक ऐसी सीट होती है भाई, लेमिनेटिंग सीट होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट को कम किया जा सकता है, रिमूव कभी भी नहीं किया जा सकता कम्प्लीटली। अब वापस से भाई हम हमारी वर्किंग पे आते हैं। तो भाई इसके अंदर EMF निकालनी है पर टर्न। तो EMF ऑफ पर टर्न कैसे निकालोगे भाई, EP तो आपकी टोटल EMF थी, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न कर दो, ये क्या आ गई आपकी EMF पर टर्न आ गई है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सिमिलरली ES बाई NS। अब यहाँ से भैया आपसे जिसकी भी EMF पूछी जाए उसकी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भैया अगर हम सेकेंडरी से आउटपुट ले रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ES इंटू NP बाई NS। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ से, सॉरी बेटा ES तो हम निकाल रहे हैं भाई यहाँ से, तो बेटा अगर आप ES यहाँ से निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, EP इंटू NS बाई NP। अब भाई NS बाई NP रेशियो को हमने एक स्पेशल सिंबल का दे दिया है, वो है K। इस K को बोल देते हैं हम भाई ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या बोल देते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ये तो था भाई आपका EMF का। अगर मैं सेम बात करना चाहूँ करंट की, तो करंट के लिए देख लो, करंट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं भाई पावर का। हम एज्यूम कर लेते हैं भाई कोई भी एनर्जी है, कोई भी पावर का लॉस नहीं हुआ है जब आपका EMF प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर गई है। तो भाई इस केस में दोनों की पावर निकाल लो, सेकेंडरी की पावर, प्राइमरी की पावर क्या हो जाएगी भाई, IP इज इक्वल टू सेकेंडरी की IS ES। यहाँ से अगर आप IS निकालना चाहो, यानी सेकेंडरी के अंदर करंट निकालना चाहो, तो क्या आएगा आपके पास, IP इंटू EP बाई ES, यही आ जाएगा। ये रही भाई हमारे पास सेकेंडरी की EMF, ये रहा हमारे पास सेकेंडरी का करंट। इसको और सोल्व करना चाहो तो बेटा EP बाई ES, EP बाई ES, इस रिलेशन से अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा भाई, IS इज इक्वल टू IP इंटू क्या हो जाएगा आपका EP इज इक्वल टू NP बाई NS। यहाँ से भाई ES तो यहाँ पे आ जाएगा, NP यहाँ पे चला जाएगा। तो भाई ये आपके पास वोल्टेज की रही, ये रही आपके पास करंट की। अब ध्यान से देखो भाई, अगर नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा हो जाएं, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा हो जाएं और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी क्या हो जाएं, कम हो जाएं। अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकली बात करूँ तो NS नंबर ऑफ सेकेंडरी अगर मैं ज़्यादा कर देता हूँ प्राइमरी से, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, इस केस में आपकी सेकेंडरी की EMF भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है भाई इस रिलेशन से। सिमिलरली अगर आप NP ग्रेटर देन कर देते हो NS से, तो उस केस में भी आपको EP क्या मिलता है, ग्रेटर देन मिलता है ES से। करंट के लिए अपोजिट है भाई, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम भाई, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, यानी अगर हम इसका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना लें, इस चीज़ ध्यान रखना भाई, जिस केस में इसमें सेकेंडरी में ज़्यादा आ रही है प्राइमरी कंपैरिजन में, तो ये किसके लिए है भाई, स्टेप अप के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को क्या कर रहा है भाई, स्टेप अप कर रहा है। इसमें देखो प्राइमरी में हमने ज़्यादा वोल्टेज दी और सेकेंडरी में हमें कम मिली, तो इस केस के लिए हम क्या बोल देते हैं, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ये क्या था आपका, स्टेप अप। तो भाई स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स आपके हैं। इसके अलावा बेटा मैं इस रिलेशन में इरेज कर रहा हूँ, एक बार इसको फास्टली देख लो एक बार। फिर हम भाई ऐसा ही हम ड्रा करने वाले हैं किसके लिए, हमारी प्राइमरी कोयल के लिए। कर दूँ इसको, अगर भाई इसका रिवर्स केस देखोगे तो वो भी ट्रू ही होगा बेटा, यानी कि अगर मैं बात करूँ आपसे आई पी की, यानी प्राइमरी का अगर हम करंट निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, NS/NP होल इंटू IS, यही होगा। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया हो तो बेटा ये कहाँ से आया था, पावर के रिलेशन से। पावर का रिलेशन क्या था आपका, EP इंटू IP इज इक्वल टू ES/IS, ठीक है। यहाँ से आप IP निकाल सकते हो और फिर EP और ES की जगह क्या लिख सकते हो, NP एंड NS। तो ये था भाई हमारे पास करंट का रिलेशन। अगर भाई इसको अगर आप वोल्टेज की फॉर्म में लिखना चाहो तो इजीली लिख सकते हो, यानी ES/R इंटू NS/NP। तो भाई जैसे आपने सेकेंडरी के लिए निकाली, सिमिलरली आप किसके लिए निकाल सकते हो भाई, प्राइमरी के लिए। लेते हैं हमारी जो एक बार इक्वेशन आई थी इनिशियल से, ES इज इक्वल टू EP इंटू NS/NP, ये इक्वेशन आई थी बेटा। इस इक्वेशन को ध्यान रखना भाई, क्यों, क्योंकि भाई हम ES को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, प्राइमरी की फॉर्म में ही कन्वर्ट करने वाले हैं, तभी हमें पता चलेगा कि टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर्ड हुआ है। तो भाई IP इज इक्वल टू 1/R को तो रखा है एज इट इज, ES की वैल्यू निकाल लो भाई यहाँ से और पुट कर दो। पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, EP इंटू NS/NP इंटू NS/NP। देखो अब हमारे पास करंट भी प्राइमरी का है और EMF भी किसकी आ गई बेटा, प्राइमरी की आ गई है। तो ये हमारे पास आया 1/R इंटू NS/NP का होल स्क्वायर इंटू EP। अब अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिखना चाहो तो ये है भाई EP/R इक्विवेलेंट, ये है IP, तो ये रहा भाई EP को भी एज इट इज लिख दिया, बाकी सबको किसको इक्वल एज्यूम कर लिया है, R इक्विवेलेंट के। तो हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो R इक्विवेलेंट आया है वो क्या आया है, NP/NS का होल स्क्वायर इंटू R। ये हमारा क्या आ गया है भाई, रेजिस्टेंस आ गया है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑफर्ड होने वाला है। इसके अलावा भाई हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी और निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी को लिखते हैं ईटा से, किससे लिखते हैं भाई, ईटा से। और ये क्या होता है, आउटपुट पावर, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट, यानी भाई आपने कितनी इनपुट पावर दी और आपको आउटपुट क्या मिली। तो आउटपुट पावर किसकी होती है भाई, सेकेंडरी कोयल की, यानी IS डिवाइडेड बाई EP/IP। तो ये भाई किसकी होगी, आपके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होगी है। बेटा आपको यही टॉपिक्स आपको अभी के अभी इनको अपने फेयर कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, उसके अलावा बेटा रिवाइज करना है। अब आप लोगों को भाई 2-3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बेटा कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाएगा, यानी मंडे तक, संडे और मंडे आपके पास है। आप भाई अपने 4th चैप्टर का अगर भाई किसी का कोई टॉपिक रहता हो या बेटा किसी को डाउट हो आप पूछ सकते हो। अगर किसी ने नोट्स कंप्लीट नहीं किया हो तो आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू।